उत्तर प्रदेश के जंगलों में बसा एक गांव जिसका नाम सुनते ही डर का माहौल बन जाता है। वो है भांडा, जो पूरा गांव रात के अंधेरे में सन्नाटे में बदल जाता है। रात के समय बहुत कम लोग ही घर से बाहर निकलते थे। घर से बाहर ना निकलने के लिए भी बहुत से घटनाएं गवाह। उन घटनाओं से परिचित पूरे गांव वाले, पर उनमें से एक व्यक्ति धर्मपाल थे। इन्होंने अपनी जवानी ऐसी घटनाओं के बीच गुजारी। अक्सर गांव में लाइट बहुत कम ही रहती थी। लोग दीपक मोमबत्ती जलाकर अपना काम करते थे। गांव की वो सबसे अलग रात जहां आंगन में खाट पर दादाजी बैठे हैं। उनके साथ गांव के दो व्यक्ति भी वहां थे। चंदे की हल्की रोशनी में कपिल और मुकेश पूरा ध्यान लगाकर दादाजी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आज दादाजी सुनाने वाले हैं अपने जमाने की एक डरावनी कहानी। काका जी, ऐसे सुहाने मौसम में आपकी डरावनी कहानी सुनने में जो मजा है वो और कहीं नहीं है। आज आप अपने साथ एक डरावनी और विचित्र कहानी सुनाओ ना। हाँ काका जी, पिछली बार वाली भूत की कहानी बहुत मजेदार थी। आज उससे भी डरावनी और विचित्र कहानी सुनाओ। लेकिन काका जी, सच सच बताएं, आप हमें अपने साथ घटित जो कहानी सुनाते हो उस समय सच में आपको भूत मिलते थे? मैं जो तुम्हें कहानी सुनाता हूँ वो मैं अपने साथ घटित कहानी सुनाता हूँ। कुछ गांव के व्यक्ति जो हंसते हैं इन बातों पर, लेकिन इस वक्त गांव वाले इन बातों से डरते हैं। आज मैं तुम्हें अपने साथ सबसे डरावनी, घटित और विचित्र कहानी सुनाता हूँ। तो ये कहानी है उस समय की जिस समय मैं 25 वर्ष का हुआ करता था। काली अंधेरी रातें हो, उन रातों में तेज बिजली के साथ बारिश पड़ रही थी। मैं अपने दफ्तर से अपने मित्र संजय त्रिपाठी के घर जा रहा। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ बारिश की बूंदें थे, चारों तरफ पानी है। मैं चलता जा रहा था। दूर से मुझे एक औरत दिखती है। जब मैं उसके पास जाता हूँ, उससे पूछता हूँ, अरे बहन, क्या हुआ? यहाँ इतनी तेज बारिश में क्यों खड़ी हो? घर का रास्ता भटक गई क्या? नहीं भैया, रास्ता नहीं भटकी, बल्कि घर जाने से डर रही हूँ, क्योंकि आगे बारिश के पानी से रास्ता बंद है और जंगल के रास्ते से अकेला जाने से डर लग रहा है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो भैया इतनी तेज बारिश में? अरे कहीं नहीं बहन, मैं अपने मित्र संजय त्रिपाठी के घर जा रहा था। त्रिपाठी जी, उनका घर मैंने देखा है। उनके घर को दो रास्ते जाते हैं, एक सीधा और एक जंगल से होता हुआ। अब सीधा रास्ता तो बंद हो चुका है बारिश के पानी से। अब सिर्फ यही जंगल वाला रास्ता बचा है। थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन सीधा संजय त्रिपाठी जी के घर ही पहुंचेगा और मुझे भी इसी रास्ते घर जाना है। तो दोनों साथ मिलकर सफर तय करते हैं। दोनों साथ रहेंगे तो डर भी नहीं लगेगा। मुझे भी इसकी बातों पर विश्वास आ गया और मैंने भी उसके साथ जंगल के रास्ते से ही जाने के लिए हाँ में सिर हिला दिया। फिर हम दोनों उस जंगल के रास्ते से ही आगे बढ़ने लगे। चारों ओर घने जंगल और घने जंगलों में सिर्फ जंगली जानवरों के घुराने की आवाज ही आ रही। डर तो मुझे भी काफी लगा, क्योंकि इतनी तेज बारिश और ये जंगली जानवरों का घुराने और अनजान सड़क पर अनजान औरत जो मुझे जंगल के रास्ते से जाने के लिए कहती, ये सब मुझे काफी अजीब लग रही। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी उस औरत के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा। क्या पता ये औरत मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाई दे। बारिश अब अपना और भी विकराल रूप ले चुकी थी। बारिश पहले के मुकाबले बहुत तेज हो चुकी। फिर वो औरत मुझसे बोलती, अरे भैया, बारिश तो पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी है। अब हम एक काम करते हैं, इतने बांस वाली कुटिया में ही रुक जाते हैं। अब बाहर कुटिया बिल्कुल खाली पड़ी है, उसमें अब कोई नहीं रहता। जब बारिश रुक जाएगी तब हम फिर से आगे निकल पड़ेंगे। मैंने फिर से उस औरत की हाँ में हाँ कर दी और उसके साथ पास वाली कुटिया में ही चला गया। फिर मैंने उस औरत से पूछा, अरे बहन, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप अकेली यहाँ कहाँ से रही थी।
अरे क्या बताऊं भैया, अभी अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ। उसकी ये बात बोलते ही मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि सारे हॉस्पिटल शाम 6 बजे बंद कर दिए जाते। और ये औरत बोल रही थी कि ये अभी अभी हॉस्पिटल से आ रहा है, जबकि इस समय पूरे 9 बज चुके थे। इस समय भला कोई हॉस्पिटल कैसे खुल रहा होगा? इस बात पर मुझे थोड़ी थोड़ी शंका होने लगी, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हम दोनों बहुत समय तक यूं ही आपस में बातें कर रहे। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तभी आकाश से बारिश भी धीमी हो जाती, लेकिन तभी दूर से किसी बच्चे के अजीब तरीके से रोने की आवाज आती। पहले तो मैं इसे मन का वहम मानता, लेकिन तभी वह औरत भी बोलती, अरे भैया, कुछ आवाज सुनी आपने, लगता है कोई बच्चा जोर जोर से रो रहा हो। अरे हाँ बहन, आवाज तो मेरे कानों में भी सुनाई दी, लेकिन इतनी तेज बारिश में सुनसान रास्ते पर अपना बच्चा इस तरह कौन छोड़कर जाएगा? मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। पर भैया, यह भी हो सकता है उस बच्चे के साथ उसकी माँ भी हो। इस अंधेरी रात में उसे कोई नजर नहीं आ रहा होगा, इसीलिए वह मदद की पुकार नहीं लगा रही। अगर हम पास जाएं तो पता चल भी जाए। हाँ बहन, मुझे भी यही लगता है कि वह बच्चा मदद के लिए ही रो रहा है। कुछ समय तक हम दोनों बाहर की आवाजें कान लगाकर सुनते हैं। वो आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। कभी तो किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, तो कभी किसी लड़की की हंसने और गाने की आवाज। मैं तो काफी डर चुका था। हमें एक बार चलकर देखना चाहिए, शायद वह बच्चे मुसीबत में हैं। अरे बहन, अगर कोई मुसीबत में हो भी तो इस तरह हंसता और गाता कौन है? मुझे तो ये कुछ अजीब लग रहा है। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अरे चलिए ना, एक बार चलने में क्या जाता है, क्या पता वह बेचारे सच में मुसीबत में हो। फिर हम दोनों धीरे धीरे अपने पांव उस आवाज की ओर बढ़ाने लगते हैं। उस आवाज के पीछे पीछे जाते हुए हमें घने जंगल में पहुंच जाते। इस तेज बारिश की बूंदें शरीर पर सुई चुभना सा लग रहा। देखिए, इधर से आ रही है ये आवाज। चलो चलो, जल्दी चलकर देखते हैं। हम दोनों उस आवाज के पीछे पीछे एक घनघोर जंगल के बीच आ चुके हैं। रात के अंधेरे में दूर तक आंखों से देख पाना मुश्किल हो गया। तभी आसमान में तेज बिजली, और उस बिजली की परछाई में मुझे एक सफेद कपड़ों एक औरत नजर आई। ये दृश्य देखने के बाद मेरी रूह कांप जाती। फिर मैं उस औरत से बोलता हूँ, अरे बहन, शीघ्र ही यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं होता। अभी आपने देखी ना वो परछाई? कौन सी परछाई? मुझे तो कोई परछाई नहीं देखी। हमें जल्दी आगे जाना चाहिए। देखो बच्चा फिर से कितनी जोर जोर से रो रहा है, लगता है ज्यादा मुसीबत में है। जल्दी चलो, आगे बढ़ो। अब मुझे उस औरत पर से भी विश्वास हटने लगा, क्योंकि वह औरत मुझे आगे ले जाने के लिए बहुत मजबूर कर। तभी एक पीपल की पेड़ जमीन पर गिर गया। मुझे तो ये सब कुछ बहुत अजीब लगा, लेकिन मेरे साथ जो औरत थी वह बिना डरे और बिना घबराए उस पीपल के पेड़ को पार कर आगे बढ़ जाता है और फिर मुझसे बोलती, अरे आओ भाई, पीछे क्यों खड़े हो, जल्दी इस पीपल के पेड़ को पार करो। मैं धीरे धीरे अपने कदम आगे की ओर बढ़ाता। तभी मुझे एक बात याद आ जाती और मैं अपने कदम रोक देता हूँ। वह औरत अपनी गुस्से भरी आवाज में बोलती, अरे आइए ना, क्यों रुक गए? यहाँ 2 बच्चे मुसीबत में हैं और आप आगे बढ़ने से भी डर रहे हैं। जल्दी आओ। फिर मेरा संदेह विश्वास में बदल गया और मैंने अपने कदम धीरे धीरे वापस करे। दरअसल मैं भागना तो चाह रहा, लेकिन भाग नहीं सकता था, क्योंकि भी औरत सामने से मुझे देख कुछ देर बाद ही दोबारा से तेज बिजली गिरी और वह औरत अपने असली रूप में आ जाती है।
और वही आवाज जो इतनी देर से गूंज रही। इस आवाज में वह जोर जोर से हंसने लगी। वही सारे आवाज जो इतनी देर से सुनाई दे रही। सभी आवाजें बे औरत दोबारा से निकालने लगी। तुम लोगों को शायद विश्वास नहीं है, लेकिन ये घटना मैंने सामने से अपनी आंखों से देखी। मुझे समझने में देर न लगी और मैं तुरंत ही वहां से भाग गया। मैं इतनी जोर से भागा कि इस अंधेरी रात में वह मुझे देख लिया। मैं यूं भी काफी देर तक भागा, जब तक कि वह जंगल पार ना हो जाए। आसमान में बिजली कड़कती है, वो जोर जोर से बारिश पड़ती है। थोड़ी दूर जाने पर ही मुझे मेरा मित्र संजय त्रिपाठी आवाज लगा। अरे कैलाश, मेरे घर का रास्ता याद नहीं रहा था क्या तुझे? कहाँ रह गया था? इतनी देर हो गई। मैंने सोचा कहीं रास्ते में फंस गया हो, इसलिए मैं भी तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ गया। मेरे मित्र की ये आवाज सुनकर मेरे दिल को बड़ी तसल्ली पहुंची और मैंने राहत की सांस ली। फिर मैं अपने मित्र से बोला कि पहले तुम घर चलो, बाद में मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। अब बारिश भी लगभग रुक ही चुकी थी और आसमान भी थोड़ा थोड़ा होने लगा था। फिर मैं और मेरा मित्र संजय त्रिपाठी दोनों उसके घर चल पड़ते। घर जाकर मैं त्रिपाठी को अपने साथ घटित सारी घटना बताता हूँ। यह सब सुनने के बाद मेरा मित्र कुछ समय के लिए तो बहुत घबरा जाता है। क्या तुम उस जंगल के रास्ते से आए हो? अक्सर वहां पर ऐसे हादसे देखने को मिलते रहते हैं। अच्छा हुआ कि तुम वहां से भाग निकले, क्योंकि जिस कुटिया में वह औरत तुम्हें लेकर गई थी, इस कुटिया में पहले ये औरत रहती थी। वो हॉस्पिटल में काम करती थी। वो ड्यूटी करके अपने घर को वापसी आ रही, उसका रास्ते में एक दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद यह सब घटनाएं घटती है। कोई भी गांव वाला उस जंगल के रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करता है। उस व्यक्ति की यह सच्ची कहानी सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। सुबह होते ही मैं तो अपने घर लौटा और फिर कभी भी ना ही उस जंगल के रास्ते को और ना ही फिर मैं अपने मित्र संजय त्रिपाठी के घर गया। अब जब भी मुझे अपने मित्र से मिलना होता है तो मैं उसे अपने घर ही बुला लेता। पर कैलाश काका, आपको पीपल के पेड़ गिरने पर वह कौन सी बात याद आई जो आप आगे नहीं गए? अरे मुकेश, क्या तुम्हें पता नहीं, अगर रात को पीपल का पेड़ सामने गिर जाए तो फिर उसे पार करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये बहुत पहले से बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अगर रात को पीपल का पेड़ टूट कर आपके रास्ते पर गिर जाए तो अपना रास्ता बदल लो, मगर उसे पार करने की भूल ना करना। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।